नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप यहां पर पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि एंटरटेन होने के लिए, कि तरह तरह के कमेंट्स और जोक्स आपको सुनने को मिलें। तो इसी के साथ मैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूं आज इस इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे निकोलो मैकियावेली के द्वारा दिए गए सिद्धांत को, जिसको आप मैकियावेलिज्म के नाम से जानते हैं। और हम सभी को पता है, जैसा कि मैंने आपको कंजर्वेटिज्म एंड देन मार्क्सिज्म और अब जो है मैकियावेलिज्म के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने आपको मार्क्सिज्म वाली थ्योरी में बताया था कि ये जो इज्म नाम का सफिक्स होता है, लास्ट में जो ISM किसी चीज़ के आगे लगता है, ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों, जब भी आप कभी इज्म नाम का सफिक्स देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है आज भी और उस समय भी बहुत ज़्यादा एक वाइड स्केल पे इम्पैक्ट लोगों के जन सामान्य जीवन पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। इसी वजह से उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर ही जो है इस तरह की फिलॉसफीज़ उभर के बाहर आती हैं, जो उसने अपने जीवन काल में थ्योरीज दी और जो स्टडीज़ की, जिस तरह से वो प्रैक्टिकल नॉलेज को अपने कंपाइल करता है अपनी किताबों में या फिर किसी पैम्फलेट या एस्से के माध्यम से। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आप एक होल इसेंस में देखेंगे कि उसे इज्म नाम के सफिक्स से डिनोट किया जाता है। जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे निकोलो मैकियावेली के द्वारा दी गई थ्योरी और फिलॉसफी को, जिसमें आप जो उस फिलॉसफी का नाम पढ़ेंगे तो उसका नाम आता है मैकियावेलियानिज्म। बहुत ध्यान से इस नाम को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ज़रूर इसे जानना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टॉपिक लगा मुझे कि जो दुनिया के जो शासक हुआ करते थे या आज भी जो शासक हैं, उनको शासन करने वाला जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आता है निकोलो मैकियावेली के द्वारा, है ना। अभी हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से रूलर्स को ये लीड करने का, है ना, एडवाइस टू लीडर्स को भी, यानी जो नेता होते हैं ऑलरेडी, जो इतने बड़े करोड़ों लाखों की जनसंख्या को लीड करते हैं, उनके दिमाग को शासित करने वाला ये निकोलो मैकियावेली किस प्रकार से होता है, इसकी क्या विचारधारा रहती है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंगली सुनिएगा, बिल्कुल हिलने की कोशिश मत करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकोलो मैकियावेली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनका जन्म जो है 1469 में होता है, मृत्यु 1527 में है। जब यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत हुआ, एक साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये वही दौर रहता है जब 14 से 16 सेंचुरी AD की जब हम बात करते हैं, उस दौरान इटली रेनाइसेंस का पीरियड चल रहा था। इटालियन रेनाइसेंस का पीरियड इटली में चल रहा होता है। रेनाइसेंस का मतलब क्या होता है? रेनाइसेंस दरअसल एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब है इंग्लिश में रीबर्थ और हिंदी में पुनर्जन्म कहते हैं आप इसको। यानी किसी सभ्यता, किसी संस्कृति का, किसी विचारधारा का एक पुनर्जन्म होना, उसे आप रिनाइसेंस का समय काल कहते हैं। इसे जो है इटालियन रिनाइसेंस को आप लॉन्गर रिनाइसेंस भी कहते हैं। लॉन्ग रिनाइसेंस, क्योंकि आप इसके समयावधि को देखेंगे जब, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 150 से 200 साल का लगभग लंबा समय होता है। 150 से 200 साल का लंबा समय होता है, जिसमें तमाम प्रकार के इटली के समाज में और उस समय के यूरोप वाले क्षेत्र में, बाद में ये स्प्रेड होता है ऑल ओवर द यूरोप, लेकिन शुरुआत इसकी इटली से ही होती है ना। इसलिए आप इसको जो है लॉन्ग रिनाइसेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में, जैसे आर्ट एंड कल्चर में, साथ में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में, वॉर के कल्चर में, ठीक है, पावर पॉलिटिक्स के कल्चर में, इन सभी क्षेत्रों में तमाम एक बृहद स्केल पर बदलाव देखने को मिलता है कि मेडिवल टाइम्स में किस तरह से बदल कर ये लोग मॉडर्निटी की तरफ आते हैं, और इसमें तमाम चीज़ों का रोल आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से इसे रेनाइसेंस पीरियड कहते हैं, यानी एक बदलाव का युग कहा जाता है इसे। ठीक, आइए आगे बढ़ेंगे। अब निकोलो मैकियावेली जो हैं वो इसी दौरान के जन्मे एक आदमी होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो ऑब्वियसली इन बदलाव वाली चीज़ों का इफ़ेक्ट उन पर ज़रूर पड़ेगा। तो इसीलिए उनकी जो फिलॉसफीज़ हम पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको पावर पॉलिटिक्स और इन चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली जानने को मिलेगा। ठीक, ये हुआ कौन करते थे? तो भाई साहब ये डिप्लोमेट थे, यानी ब्यूरोक्रेट की श्रेणी में आते हैं।
साथ में ये फिलॉसफर भी थे। उसके बाद इटालियन रिनाइसेंस को भी डिफाइन किया इन्होंने अपनी थ्योरीज और अपनी बुक्स के माध्यम से। इस तरह के व्यक्ति को आप पॉलीमैथ के नाम से कहते हैं, है ना, पॉलीमैथ के नाम से जानते हैं, जो वेरियस डायमेंशंस में अपनी नॉलेज रखता है, अपनी रुचि रखता है और उनके बारे में लोगों को समझाता है, बताता है। तो आप इस टर्म को जरूर याद रखेंगे, पॉलीमैथ। ठीक, ये ऑथर भी थे, एक अच्छे जो है शासक भी थे। शासक इन द सेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इनका था बहुत अच्छा था, क्योंकि ये डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से जानते थे। और इसी वजह से आगे चल के आप इनकी थ्योरी के बारे में अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या थ्योरीज दी उसके बारे में हम जानेंगे। ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैकियावेली की जब हम थ्योरी की बात पढ़ते हैं, फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं, तो दो प्रकार की फिलॉसफीज़ इन्होंने दे रखी हैं। पहली फिलॉसफी रिलेटेड है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी फिलॉसफी आपके साइकेट्रिक नेचर से यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जो साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको भी इसमें पढ़ना पड़ता है मैकियावेली बिहेवियर के बारे में, जिसे आप पर्सनालिटी जो ट्रेट्स होती हैं उनको इन्फ्लुएंस कैसे करता है ये चीज़, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सनालिटी वाले ट्रेट को पढ़ेंगे कि इन्होंने उसके बारे में क्या बताया, देन हम आएंगे अपने बिगर पोर्शन पे जो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट को कवर करता है। पर्सनालिटी के जब हम ट्रेट की बात करते हैं तो इन्होंने डार्क ट्रायड जैसे कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन किया है ना। इन्होंने बताया इस तरह से आप एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल के 3 कोनों पर, है ना, डार्क ट्रायड यानी कि नेगेटिव इमोशंस जब किसी व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें 3 तरह का जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। ये कोई फालतू चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पहला बिहेवियर उसका नार्सिसिस्ट अप्रोच को दिखाता है। दूसरा बिहेवियर जो उसका होता है ये मैकियावेलिज्म को दिखाता है, मैकियावेलिज्म को दिखाता है। और तीसरा जो बिहेवियर होता है वो दिखाता है, डिनोट करता है साइकोपैथी को। तो आप में से बहुत सारे अपने आप से इस ट्रायड को रिलेट कर पा रहे होंगे और नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आसपास देखिएगा कि इस प्रकार का बिहेवियर किन लोगों में पाया जा रहा है। डार्क ट्रायड के बारे में वो बताते हैं कि एक व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा इमोशन लेस हो जाता है, एम्पैथी लेस हो जाता है, उस केस में उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस जन्म लेने लगते हैं और वो नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं साइकोपैथी को जन्म देते हैं। डार्क ट्रायड के बारे में कहा उन्होंने, एक व्यक्ति के अंदर डार्क ट्रायड वाले फीचर्स पाए जाएंगे अगर वो नार्सिसिस्ट अप्रोच रखेगा। नार्सिसिस्ट का मतलब सिर्फ अपनी बातों को वो सही माने, दूसरों की बातों को सुने भी नहीं, नज़रअंदाज भी करे और उन्हें गलत भी माने। तो नार्सिसिस्ट यानी कि अपने आप को सही मानना। उसके बाद साइकोपैथिक बिहेवियर की अगर हम बात करें, इमोशनलेस, कोल्ड ब्लडेड किलर, साइलेंट किलर, आप अन्य नाम से इसे जान सकते हैं, सिनिकल भी कहते हैं, यानी कि एकदम सनकपन उसके अंदर रहता है ना। वो एक सुर में चलने वाला व्यक्ति होता है, साइकोपैथ होता है। जैसे आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा किस प्रकार से कोल्ड ब्लडेड किलर्स होते हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं समाज में, वेल बिहेव करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे जैसे नॉर्मल आदमी करता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही चालाक होते हैं। अंदर ही अंदर उनके पूरा ब्लूप्रिंट चल रहा होता है हर समय, किसको किस तरह से मारना है, किसको कहाँ से किडनैप करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये बताते हैं। इसी फिलॉसफी को या इसी जब कैरेक्टरिस्टिक, यही ट्रेट, बिहेवियर अगर किसी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है तो उस पूरे फिनोमिनन को आप मैकियावेलियानिज्म कहते हैं, ठीक है। यानी मैकियावेलिकल कैरेक्टर उस व्यक्ति को आप कह सकते हैं जिसके अंदर एम्पैथी लेस होता है वो, यानी उसके अंदर किसी के दुख में ऐसा कोई उसको दुख अंदर से नहीं होता है, एम्पैथी लेस होता है वो, ठीक है। सिनिकल होता है यानी साइकोपैथ टाइप का होता है, अपने आप को ही सही मानता है, अपनी जो थ्योरीज उसने इवॉल्व कर रखी हैं मन ही मन, उन्हीं चीज़ों को वो सही मानता है, ना कि दूसरे के बताए हुए मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ कि भाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए,
अपने फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके लिए फ़हाश होती हैं और कुछ नहीं होती। वो जो खुद सोचता है उसी चीज़ को वो सही मानता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक को आप जो है मैकियावेलिज्म कहते हैं और यही जो है बताने का काम डार्क ट्रायड के माध्यम से इसमें किया जाता है। तो साइकोलॉजी में आप देखते हैं कि किस प्रकार से ऐसे बिहेवियर वाले व्यक्ति को, जैसे आप एक संज्ञा देते हैं ना, इंडिया में अगर कोई धोखेबाज व्यक्ति होता है तो उसे आप जयचंद की संज्ञा देते हैं कि जयचंद, ये तो समाज के लिए जयचंद साबित हुआ। वो वही जयचंद जिसने गौरी की मदद से पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था, ठीक है, मतलब युद्ध में गौरी का साथ दे दिया था। उसी प्रकार से आप जब इस तरह के बिहेवियर वाले लोगों को डिनोट करना चाहते हैं तो वहाँ पे मैकियावेली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े जो प्रवक्ता होते हैं उनके भाषणों में आपने सुना होगा मैकियावेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, उस तरह की बातें वो करते हैं। तो ये यहीं से आती है जो मैकियावेली ने आपको बता रखा है। ये तो हो गई पर्सनालिटी रिलेटेड बात जो उन्होंने बताई। अब हम बात करेंगे जो अपना मेजर टॉपिक ऑफ डिबेट है उसकी बात करेंगे, जो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट को कवर करता है। तो आइए शुरुआत होती है द प्रिंस नाम की इनकी एक किताब। द प्रिंस, जब आप उस किताब को देखेंगे, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, मैंने फ़ोटो लगा दी है आपके लिए। द प्रिंस, एक हाथ पर कई सारे लोग हैं, है ना। अब कई सारे लोग जो हैं इस हाथ पे, वो ऑब्वियसली उनको कंट्रोल करने की बात हो रही है। अब कंट्रोल जो है कई तरीके से होता है ना। आज के समय में सरकारें जो है किस तरह से आपके ऊपर शासन चलाती हैं, लॉज के माध्यम से। कानून जो बने हुए हैं, अधिनियम जो शासन में है, उन चीज़ों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से आप पर शासन किया जाता है। अब पुराने समय से जब हम 400-500 साल पहले इनके दौर की बात करेंगे तो उसके बाद, इसीलिए मैंने कहा कि किस प्रकार से जो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर शासन किया करते थे, स्टालिन और हिटलर और मुसोलिनी, एंड देन आज के समय में भी कई सारे जो लीडर्स हैं, वो किस प्रकार से जो करोड़ों की जनसंख्या को ऑलरेडी शासन कर चुके, उनके दिमाग पर शासन निकोलो मैकियावेली का कैसे हुआ, वो इन्हीं की थ्योरी से इवॉल्व होता है कि भाई आपको जब कंट्रोल करना है लोगों के ऊपर, है ना, तो लोगों के ऊपर कंट्रोल आप मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ के साथ जब करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। आपका कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसी द प्रिंस में ये सारी क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि किस प्रकार से एक रूलर को एडवाइस किया इन्होंने कि एक लीडर को, है ना, इतना शार्प होना चाहिए कि वो इमोशन के बहाव में बहे ना, है ना। एक कोटेशन आती है इनकी, बहुत फेमस कोटेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, आप इसे लिख भी सकते हैं कहीं एग्जाम में। एक फेमस कोटेशन है, इसी किताब से लिया हुआ, द प्रिंस। ये इंग्लिश में इनकी कोटेशन बहुत ज़्यादा फेमस है लीडर्स के बीच में। ये कहते हैं कि प्रिंस यानी एक राजकुमार, एक लीडर, एक शासनकर्ता के कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से होनी चाहिए, समय पड़ने पर वो फॉक्स भी हो जाए, टू अवॉइड स्नेयर्स। स्नेयर्स का मतलब क्या होता है, चालाकी पूर्ण जो कोई कदम उठा रहा है आपके खिलाफ, है ना, जो आपको ट्रेकरी में फंसाना चाह रहा है, किसी अपनी जाल में फंसाना चाह रहा है, वहाँ से बचने के लिए आपको फॉक्स की तरह चालाक भी होना चाहिए और समय पड़ने पे मैजेस्टिक लॉयन भी होना चाहिए एक शासक को, कि वो ओवरटर्न कर सके वॉल्स को, यानी कि हिंसा का भी मदद अगर उसे लेना पड़े तो बिल्कुल वो गुरेज ना करे। इसी प्रकार से ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि किस प्रकार से कंट्रोल जो है एक शासनकर्ता किस प्रकार से कंट्रोल कर सकता है। इसमें इन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें बताई। इमोरली जो है आप शासन कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हिंसा की ज़रूरत है तो ऑफ कोर्स गो फॉर इट, वायलेंस का साथ लीजिए, आप मारिए पीटिए, जो करना है शासन मेंटेन करने के लिए, आपके अपने फेवर में हवा बहाने के लिए आप करिए। फ्रॉड का भी साथ देना पड़े तो भी करिए, आपको जो है ट्रेकरी का, जालसाजी का अगर ज़रूरत पड़े वो भी करिए, फियर क्रिएट करना है लोगों के बीच में तो ये भी करिए। किसी भी चीज़ से इन्होंने परहेज़ नहीं किया।
इसीलिए इनकी जो थ्योरी है इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और कहीं कहीं पर तो आप शेक्सपियर की बात करेंगे तो उन्होंने तो मैकियावेल नाम की संज्ञा भी दे डाली। इनका कहना था, लोगों का कहना था कि ये सैतानिक हाथ था इनका, सैतानिक हैंड से लिखा हुआ ये थ्योरी है, फिलॉसफी है। यानी कि एक शैतानी दिमाग वाला व्यक्ति जो है इस प्रकार की थ्योरी लिख सकता है। लेकिन आप अगर ज़रा सा भी इसमें चूक करेंगे तो ऑब्वियसली आप भी उन्हीं की तरह इनको पाएंगे कि ये वाकई में बहुत ही खुराफाती दिमाग था इनका, कि इस तरह से एक्सट्रीम सिचुएशंस को ये डिफाइन कर रहे हैं कि एक शासनकर्ता को, एक नेता को, एक लीडर को किसी भी हथकंडे की ज़रूरत पड़े तो उसे बिना संकोच झिझक के उसे अप्लाई करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े लोगों के बीच में डर बैठाने का तो वो डर भी बिठाए। उसे जालसाजी करने की ज़रूरत हो, फ्रॉड करना हो, देश के साथ छल करना हो, लोगों के साथ करना हो, डजेंट मैटर। अगर उसे रूल करना है तो रूल करने के रास्ते में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यानी उसके अंदर इमोशन लेस बिहेवियर कहीं ना कहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रूल नहीं कर पाएगा, वो शासन नहीं कर पाएगा, ऐसा मैकियावेली बताते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो प्रैक्टिकलिटी को समझेंगे आप। इन्होंने जो रूल्स, जो शासन चीज़ें बताई, शासन करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग के अंदर ही रिसाइड करता है। देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ का सहारा लेके हम लोग समाज में जीते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ऑब्वियसली हम ऐसे होते नहीं हैं। मैं आपके सामने इतने अच्छे से खड़ा हूँ, बातें कर रहा हूँ आपसे, आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो मेरा जो नेचर है, मेरा जो कैरेक्टर है, वो थोड़ा सा बदलता हुआ आपको नज़र आ सकता है। इसी प्रकार से मेरे सामने बैठे आप लोग, आप में से कई लोग भी अपने आप को झांक के देखिए ज़रा, क्या हम डुप्लीसिटी का जीवन नहीं जीते, डुअल नेचर कैरेक्टर का जीवन नहीं जीते? तो इस तरह से क्या हमारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आती? ऑफ कोर्स आती हैं। हम सभी जो है एक मुखौटा लेके जीवन जीते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, और ये प्रैक्टिकलिटी समाज के लिए उचित भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए अपने घर में ही कौन सा ऐसा बच्चा है जो पीछे रहना चाहता है ना? आपके अपने कज़न्स होंगे, चाचा मौसी बुआ के लड़के होंगे, बच्चे होंगे, हर कोई उनसे आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि हम जो पैदा होते हैं ना, तो ही उस टाइम पे हम पावर माइंडसेट के साथ ही पैदा होते हैं कि हमें जो है इस इकोसिस्टम में सबसे ऊपर चढ़ना है। लेकिन चूंकि मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ और रिलीजियस जो कॉन्शियसनेस होती है हमारी, वो हमें कमज़ोर करती है, लेस एफिशिएंट बनाती है कि हम अपने कर्मों को अंजाम दे सकें जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं। लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी कहीं ना कहीं एब्सेंट पाई जाती है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उन्हें पता है कि अगर कोई मर भी गया है तो उसके परिवार के पास अगर उसे जाना है तो इन दैट केस वो किस लिए जा रहा है। वो सिंपैथी तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसे पता है कि वहाँ हज़ारों लोग की नज़र उस पर होगी, तो उसका एक एक बिहेवियर, वो किस तरह से वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें नोट डाउन होंगी। एंड देन वो सारी चीज़ें टर्न आउट होंगी किस चीज़ में? वोट सपोर्ट में, है ना? तो लीडर का जो माइंडसेट होता है, उसे फ्रॉड करना पड़े, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना पड़े, दैट इज़ टोटली नॉर्मल, परफेक्टली फाइन, अगर आप मैकियावेलियन फिलॉसफी को मानते हैं। इसीलिए मैकियावेलियन फिलॉसफी को लीडर्स बहुत ज़्यादा परस्यू करते हैं। और इसी परसुएंस में एक और चीज़ आती है, प्रोपेगेंडा। ये गैंडे जैसा ही होता है, प्रपोज्ड गैंडा आप कह सकते हैं। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? जब लीडर्स जो है लोगों के इमोशंस पे, इन्फॉर्मेशन जो उन तक पहुँचे, इन सभी चीज़ों पर जब कंट्रोल करना चाहते हैं, समाज में अपने हिसाब से धारणाएं फैलाना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो समाज के हर वर्ग को दिखाई देने चाहिए, उसी को आप प्रोपेगेंडा कहते हैं, है ना? लोगों तक अपनी सोच विचार पहुंचाने के लिए जो भी हथकंडे आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी आपने जून में जो इलेक्शन हुए, आम चुनाव जो हुए, उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से तमाम सारे पॉलिटिकल गिमिक कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, उस सरकार ने इस सरकार में किस प्रकार से काम किया है, आप देख सकते हैं, लोगों को ठगा है वगैरह वगैरह, बाकी सारी चीज़ें। यानी लोगों के मन में अपने अंदर की जो भावनाएं हैं वो भर देना, उसी को आप प्रोपेगेंडा कहते हैं। इसके लिए हथकंडे क्या क्या रूलर्स को अपनाने चाहिए,
एक और इनका बहुत ही फेमस कोट है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनका कहना है, एज लॉन्ग एज एक लीडर के पास उसकी पॉपुलेशन का जब सपोर्ट रहता है ना, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब विरोध के स्वर उठने लगें तो ऑटोमेटिक उस लीडर को बहुत ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए और हर एक एक्शन पे, हर एक मूव पे उसका पूरा विशेष फोकस होना चाहिए। तो प्रोपेगेंडा में किस हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता है? पहला चीज़ मीडिया, दूसरा इमोशंस, तीसरा एक्शंस। आप यहां पर देख सकते हैं प्रोपेगेंडा का मतलब क्या, कि जो शासन करता है उसको दो तीन चीज़ों पर विशेष फोकस होना चाहिए। सबसे पहला फोकस मीडिया पर, लोगों तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, स्टेट मोनोपोली होनी चाहिए उस पर, है ना। एक ही सरकार का, या सरकार आप छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति की अगर बात करें जो कि सरकार को भी लीड कर रहा है, तो इन दैट केस दैट पर्सन, दैट लीडर शुड हैव कंट्रोल ओवर मीडिया, क्योंकि ये मीडिया, मास कम्युनिकेशन जो है, ये लोगों के अंदर उसके प्रति धारणाएं बनाने में मदद करती है। ये मीडिया क्या करती है, इमोशंस को भी कंट्रोल कर लेती है लोगों के। यानी अगर आज एक न्यूज़ आए कि सरकार डर चुकी है किसी और देश के आक्रमण की वजह से, ऑटोमेटिक लोग भी डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि शासन सरकार ही कर रही है, उसी के पास सारी अम्यूनिटीज़ है। अगर सरकार ही डरी हुई लगेगी तो पूरे देश की जनसंख्या जो है वो ऑटोमेटिक डर जाएगी और उस सरकार में अपना विश्वास खोने लगेगी। इस तरह से इमोशंस को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। एंड देन एट लास्ट एक्शंस। कोई विरोध के स्वर अगर उठ रहे हों भीड़ में से, तो ऑटोमेटिक आपको उसे एलिमिनेट करने का भी पूरा अधिकार है। आप उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर अपने आप को आप रूलर बना के रखना चाहते हैं तो। इस प्रकार से मैकियावेलियन फिलॉसफी को मानने वाले लोग, आपने देखा होगा, हर एक हथकंडा अपनाते हैं अपने आप को शासनकर्ता बनाए रखने के लिए। आप रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे स्टालिन की बातें सुनते होंगे। स्टालिन को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बच्चों के लिए वो एक अच्छा पिता साबित करने की खुद को कोशिश करता है। यंग जनरेशन के लिए वो खुद को दिखाता है कि हाँ, मैं भी उसी में का एक हूँ। सैनिकों के लिए वो अलग एक पोर्ट्रेयल अपना करता है, फैमिली मैन के लिए एक अलग अपना पोर्ट्रेयल करता है। मतलब उसने लोगों के अंदर किस प्रकार से घुसकर उनकी भावनाओं के साथ भी मैनिपुलेट किया था लोगों को, वो चीज़ें आपको वहाँ से, जब आप स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे या फिर आगे चल के हिटलर के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, देन मुसोलिनी के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी डिक्टेटर्स हुए, इन सभी के ऊपर मैकियावेलियन फिलॉसफी का फ़र्क या इन्फ्लुएंस आपको देखने को साफ साफ मिलेगा। और किस प्रकार से वो सिनिकल एजेंडे, यानी कि उनके दिमाग में खिचड़ी कुछ पक रही है लेकिन पब्लिक में उन्हें दिखना कैसे है, वो अलग तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे ही तरीके, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल, एंड देन स्क्रपलेस एक्टिविटीज़, मतलब कि जो बिल्कुल ही विनाशकारी हो सकता है, उन सारी ही चीज़ों का आपने देखा होगा। हिटलर और स्टालिन की अगर हम बात करें तो लाखों करोड़ों लोगों को मारने का काम किया इन लोगों ने, है ना। केवल किस लिए? मेजॉरिटी पॉपुलेशन का भरोसा जीतकर। और वो पॉपुलेशन का भरोसा कैसे जीता उन्होंने? इन फॉल्स एजेंडों के माध्यम से। फॉल्स एजेंडा जिसे आप प्रोपेगेंडा कहते हैं, ठीक है। इन तरीकों से लीडर कैसे अपने आप को रूलर हमेशा बनाए रख सकता है, इस तरह की फिलॉसफी मैकियावेली ने सबसे पहली बार निकाली। इसलिए आज भी हम आम जनता के लिए तो हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं इस फिलॉसफी को, लेकिन लीडर्स इनकी फिलॉसफी को, इनकी किताब को, अब चूंकि इस प्रकार की फिलॉसफी निकोलो मैकियावेली ने दी तो समाज के लिए, उस टाइम के समाज के लिए खतरा महसूस हुआ। इन्होंने रिलीजन को लेकर भी अपना व्यू दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलीजन का जो पर्सपेक्टिव था इनका, भगवान का जो पर्सपेक्टिव था, इन्होंने कहा कि ये जो भगवान के नाम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, ये कुछ और नहीं है। मतलब इन्होंने कहा कि सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता का जो सेलिब्रेशन लोग करते हैं कि अरे मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, मैं तो बहुत विनम्र हूँ, मुझे कोई एक थप्पड़ मार भी दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है। मतलब आप देखिए मैकियावेली ने क्या काम किया। ये जो चेहरे पर पर्दा लोग लगा के रखते हैं ना, मास्क जो मुखौटा पहनते हैं, इस पूरे मुखौटे को निकालने का काम उन्होंने अपनी थ्योरी के माध्यम से किया।
हम एक्चुअल में कैसे होते हैं, हम सभी को पता है कि हमें पावर चाहिए, पैसा चाहिए। हर एक व्यक्ति का जो इंस्टिंक्ट होता है वो यही कहता है कि हर किसी को पावर चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। वही उसी के लिए हम जो है स्ट्राइव हार्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, आपके माँ बाप कहीं और काम कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, ये सबको चाहिए होता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं चाहिए होता है। लेकिन समाज के चक्कर में और इस रिलीजियस कॉन्शियसनेस के चक्कर में हम फंस के रह जाते हैं और अपने आप को बहुत ही विनम्र दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अंदर से हम कुछ और चाहते हैं और इसी मुखौटे को उतारना पड़ता है। अगर आपको रूलर बनना है, लीडर बनना है, तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या बनना है। इस प्रकार से इनकी किताबों को बैन कर दिया जाता है। आगे चलकर इनकी किताबों को कैथोलिक जो चर्चेज़ हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी इन्होंने कुठाराघात किया कि भाई ये चर्चेज़ जो हैं दिखाते हैं कि हम भगवान के, गॉड के मैसेंजर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको दबाने का, रूल करने का एक माध्यम है कि आपको किस तरह से दिमागी तौर पे, आपको भावनात्मक तौर पे भगवान के नाम पर आपके ऊपर शासन किया जा रहा है। तो चर्चेज़ ने क्या किया, बैन किया। एंड देन आगे चल के जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ब्रिटेन के मोनार्क हुआ करते थे, इंग्लैंड समेत जो है पूरे यूरोप के जो मोनार्कियल सिस्टम थी, उन लोगों ने भी इनको क्रिटिसाइज़ करने का काम किया। आई विश बहुत अच्छे से आपको ये थ्योरी के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल करिए, डाउट पूछिए। और अगर ये थ्योरी पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो बिल्कुल लाइक करिए, अच्छे कमेंट्स करिए, और जो और पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए। और जो नेता बनने वाले बच्चे हैं, है ना, जिनके अंदर ये गुण हो, जो चाहते हो कि मैं कल को कोई नेता बनूं, उन तक जो है ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइए। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी बताइएगा, और बढ़िया से आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपने अगली इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।